चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी में दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली है गंगा एक्सप्रेस के निर्माण से रिलेटेड और दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का जो अभी टेस्टिंग किया गया है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में कौन कौन सी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। ठीक है, इसका उद्घाटन या फिर इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। जगह का नाम भी यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से उन्होंने इसका आधारशिला रखा है। इसमें इसके फायदे को बताते हुए नरेंद्र मोदी का कहना है गंगा एक्सप्रेस वे यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। एक्सप्रेसवे नए हवाई अड्डों और रेल मार्गों के नेटवर्क का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा है कि ये राज्य के लिए 5 वरदानों का स्रोत, मतलब कि 5 फायदे बताए हैं स्टेट के लिए। लोगों के समय की बचत होगी, दूसरा है लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा है यूपी के संसाधन का सही यूज़ किया जाएगा। संसाधन का सही यूज़ का मतलब ये है कि रुपया पैसा आपका संसाधन हुआ, उसका सरकार ने सड़क बनाने में इन्वेस्ट कर दी। सरकार कह रही है कि आपके पैसे का सही यूज़ होगा। चौथा वरदान बताया जा रहा है यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि होगी और पांचवा है यूपी में चौतरफा समृद्धि, मतलब कुल मिलाकर के एक ही रस निकल के आ रहा है यहाँ से। इस एक्सप्रेस वे के पीछे देश भर में तेज गति से कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रधानमंत्री की दृष्टि है। कुल 594 किलोमीटर की लंबाई वाला 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे 36,200 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से ये इसको बनाया गया जाएगा। मेरठ के बिचौली गांव के निकट से शुरू होता है और प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव के निकट तक ये जाता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर के गुजरता है। काम पूरा होने पर ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। यहाँ से हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आ जाता है। कैसा इम्पोर्टेंट? यूपी के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमानों और इमरजेंसी टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी इसमें बनाई जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के किनारे पर एक औद्योगिक गलियारा भी बनने का प्रस्ताव रखा गया है। ये एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, ठीक है, पर्यटन आदि कई सारे क्षेत्र को गति प्रदान करेगा। ये इस इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा व्यापक रूप से, ऐसा इसमें बताया जाता है। तो ये हमने देखे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला जो कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी के बारे में। ये भी पीआईबी की न्यूज़ है। ये जो मिसाइल है ये नई पीढ़ी की मिसाइल मानी जाती है। इसका डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को 11 बजे उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किया। कई सारी टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशन और पूर्वी तट के साथ स्थित डाउन रेंज जहाज़ों ने मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और मानकों को ट्रैक करा था और उनके मतलब कि जब हम इसका टेस्टिंग कर रहे थे तो उसको हम कैसे करके देखते रहें, कंटिन्यू अपनी नज़र वहाँ पर बनाए रखें। इस मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ जितने भी मिशन थे ना उसके उद्देश्यों को पूरा कर लिया है और अपने लक्ष्य को अनुसरण किया है। अग्नि पी के बारे में बताया जाता है ये डुअल रिडनेंड नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ एक 2 चरण वाली कैनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इस दूसरे उड़ान परीक्षण ने प्रणाली में इंटीग्रेटेड सभी उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के भरोसेमंद प्रदर्शन को साबित करा है। अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है, पहली जो न्यूज़ है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लेकर के है।
आप सभी जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साउथ अफ्रीका से। बताया जा रहा है हमारे देश में अभी देखेंगे ओमिक्रॉन के केसेस 89 हो गए हैं, केसेस डबलिंग इन 1.5 से लेकर के 3 डेज। WHO का कहना है कि देखो ओमिक्रॉन अब तक 89 देशों में फैल चुका है, केस डबल हो जा रहे हैं 1.5 से 3 दिन में, ऐसा विश्व संगठन का कहना है। वेरिएंट स्प्रेडिंग रैपिडली इन कंट्रीज विथ हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी। बताया जा रहा है ये जो वेरिएंट है स्प्रेड हो रहा है रैपिडली इन कंट्रीज विथ हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओमिक्रॉन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में भी ओमिक्रॉन के फैलने के मामले सामने आ रहे हैं। द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन 89 कंट्रीज़। इसके अलावा और जो नंबर ऑफ केसेस है ना वो डबल हो रहे हैं 1.5 से लेकर के 3 दिन में, ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अब चूँकि WHO से रिलेटेड न्यूज़ आई है इसलिए हम WHO के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। WHO की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना के समय इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर करे थे। इसकी पहली बैठक हुई थी 24 जुलाई 1948। WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसके काम क्या है? WHO एक वर्ल्ड लेवल की स्वास्थ्य एजेंसी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मुख्य काम है दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और उनको सुलझाने में मदद करना। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी आकलन भी करना इसकी जिम्मेदारी है, जैसे कि मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य, संचार रोग जैसे कि संक्रमण टाइप के रोग, कोरोना वोरोना हो गया, आसंचारी रोग जो कि एक दूसरे से फैलते नहीं हैं ऐसे रोग, इनकी रोकथाम में मदद करना भी WHO का काम है। अब यदि हम देखें, ठीक है, WHO के मौजूदा प्रमुख का नाम क्या है? टेड्रोस एडनोम है। 3 मार्च 1965 को जन्मे टेड्रोस एडनोम इथियोपिया के हैं और वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मलेरिया में रिसर्च भी कर चुके हैं। WHO का काम यदि आप देखोगे ना कि पहले कैसे क्या काम किया है अभी तक, तो जब से इसकी स्थापना हुई है इसने स्मॉल पॉक्स बीमारी को ख़त्म करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। फिलहाल एड्स, इबोला, टीबी जैसी बीमारियों पर WHO काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोरोना के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। भारत इसका सदस्य है क्या? भारत इसका सदस्य है। आगे बताया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट रैपिडली फैल रहा है ऐसे देशों में जहां पर हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी देखने को मिलती है, लेकिन इट इज़ अनक्लियर, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है इफ़ दिस इज़ ड्यू टू वेरिएंट्स एबिलिटी टू इवेड इम्यूनिटी। क्या ये इम्यूनिटी को ख़त्म कर दे रहा है? ये ऐसा रीजन है कि अभी ये क्लियर नहीं है। इट्स इनहेरेंट इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दो ठो कारण यहाँ पर बताए गए हैं। इनहेरेंट, इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी। इनहेरेंट का मतलब होता है इसके अंतर्निहित होना, शामिल होना कोई भी गुण। तो या तो जल्दी फैलने की इसकी खुद की कैपेबिलिटी है या तो इसने आपकी इम्यूनिटी को कम कर दिया है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। द एजेंसी डेसिग्नेट ओमिक्रॉन ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑन 26 नवंबर soon after it was first detected and much is still not known about it including the severity of illness it causes। इसके बाद वाली एक न्यूज़ आई है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। नो फंड्स और सपोर्ट फ्यूचर टेंस फॉर अफ़गानिस्तान एम्बेसी। बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान अब ऐसी कंडीशन में है कि उसको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही। एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम न्यू दिल्ली सेज एम्बेसडर फारिद ममुनजी ऑन वीज़ास इशू टू अफ़गान्स। ठीक है, बताया जा रहा है कि जितनी मदद दिल्ली कर रही है उतने से काम नहीं चलेगा और कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो तालिबान का राज अभी अफ़गानिस्तान में चल रहा है। तालिबान के बारे में कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड उसकी। तालिबान का जन्म यदि हम बात करें 1950 से लेकर के 1990 के दशक, इस टाइम में अमेरिका और रसिया के बीच में शीत युद्ध चलता था। दोनों ही देश
वैचारिक रूप से और भौगोलिक रूप से अपना अपना विस्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, कौन आगे बढ़ जाए, मतलब कि विश्व की महाशक्ति बनने के चक्कर में थे। इसी के चलते चलते 1979 में रसिया ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में इसका रसिया का प्रभुत्व हो जाएगा, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसको देखते हुए उसने ओसामा बिन लादेन का सहारा ले लिया और उसे अफगानिस्तान में भेज दिया, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करा था। यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। इसी दौरान अफगानिस्तान मुजाहिदीन का गठन हुआ था, जिसका एकमात्र लक्ष्य था रसिया को अपने देश से बाहर खदेड़ना। अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैनिक उपकरण और रुपए पैसा इन मुजाहिदीनों को पहुंचा रहे थे, जिसके दम पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रही है। इस युद्ध में क्या होता है, मुजाहिदीन ने रसिया को भारी क्षति पहुंचाई। 10 साल के अंदर इस लड़ाई में रसिया ने अपने 15,000 सैनिकों को खोया था। इस कारण रसिया को मजबूरी में अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा था। अब इसके बाद क्या होता है, अहमद शाह मसूद के लीडरशिप में अफगानिस्तान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान की राजधानी में कब्जा कर लिया। रसिया तो भाग गया। सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के लीडरशिप में अफगानिस्तान में गवर्नमेंट की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा, मतलब गवर्नमेंट का कोई गारंटी नहीं कब गिर जाए। 1994 में अफगानिस्तान मुजाहिदीन का ही एक अंग तालिबान देश में उभरा था, जिसकी स्थापना हुई थी मुल्ला मोहम्मद उमर ने। आज आप देख रहे हो जो तालिबान, वही वाला तालिबान। 1994 में अफगानिस्तान के भीतर तालिबान ने एकदम मजबूत आंदोलन बन गया। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान से जुड़े लोगों को भारी मात्रा में रुपए पैसा, सैनिक सहायता और हथियार भी अवेलेबल कराए, ताकि तालिबान के जरिए सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का जो व्यापार वाला मार्ग है वो खुल जाए। पाकिस्तान की इस सहायता के चलते तालिबान काफ़ी मजबूत हो गया था और 1996 में काबुल को अपने कब्जे में उसने ले लिया। अब फिर धीरे धीरे बाकी हिस्से को भी एक लोग घेरने लगे। ठीक है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कई सारी। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के साथ विभिन्न स्तरों पर अपने रिश्ते मजबूत किए थे। उसने कई तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। इसी बीच 1996 के आसपास ओसामा बिन लादेन दोबारा अफगानिस्तान में आता है। वहाँ उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत करा था। ओसामा बिन लादेन के मंसूबे वो कुछ और ही चाहता था, जिसे पूरा करने के लिए उसने तालिबान के भीतर आतंकवादियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ो, ठीक है, ऐसा प्रस्ताव पारित किया, जिसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला था। इसके बाद वाली एक न्यूज़ आई है, हम देखने वाले हैं राजस्थान से। राजस्थान कट्स लॉसेस इन पावर ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये हुआ, बिजली का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन किया जाता है तो उस दौरान जो हानि होती है, लॉस होता है, उसको कैसे करके कम किया जा सकता है। इसके लिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। राजस्थान हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्मार्ट ट्रांसमिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसका नाम रखा गया है स्मार्ट ट्रांसमिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, which has enabled it to cross the target of reducing transmission। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इन द पावर सेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिजली का ट्रांसमिशन किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें जो लॉस हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए उसने एक सिस्टम को लॉन्च किया। द लॉसेस हैव बीन रिड्यूस टू 3.33%। ठीक है, लॉस कितना कम हुआ, 3.33%, और क्रॉसिंग द टारगेट ऑफ 3.5% सेट इन द सेंटर्स उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसके बाद वाली एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं, फ्रांस और इंडिया को रिलेशन को बताती है। फ्रांस एग्री हो गया है जॉइंटली बिल्ड करने के लिए एयरक्राफ्ट के इंजन को, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस की जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है वो इससे कई गुना बढ़ने वाली। ठीक है, फ्रांस हैज़ एग्रीड टू बिल्ड एन एयरक्राफ्ट इंजन इन कोलेब्रेशन विद इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है शनिवार के दिन। गवर्नमेंट उन्होंने विश्वास दिलाया वाज कमिटेड टू इंक्रीज द बजट आउटले फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री।
बताया जा रहा है कि अब हम जहां 100 रुपये खर्च करते थे वहां 200 रुपये खर्च करेंगे अपनी इंडियन इंडस्ट्री जो डिफेंस वाली है उससे ख़रीदने के लिए। उनका मानना है कि इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट है विच वाज 85,000 करोड़ है अभी, ये बढ़कर के 1 लाख करोड़ हो जाएगा 2022 में और 5 लाख करोड़ हो जाएगा 2047 तक की। Mr. Singh said at the 94th annual general body meeting of Federation of India Chamber of Commerce and Industry। तो 94 नंबर की ये बैठक थी, ठीक है। एनुअल ये बैठक होती है जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज। आगे इसमें बात बताई गई है, एक डिफेंस ऑफिशियल ने ये ऑब्जर्व किया है दैट डिस्कशंस हैव बीन ऑन द सैफ्रान ऑफ फ्रांस टू डेवलप द इंजन। मतलब कि फ्रांस की कोई कंपनी है सैफ्रान, ये डेवलप करेगी इंजन को फॉर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। एंड दिस वाज द सेम इंजन, और वो है एकदम सेम टू सेम इंजन रहेगा। द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंफॉर्मेशन दी है पार्लियामेंट में दैट इट हैज़ प्रपोज टू डेवलप इंडिजीनियस इंजन। हम अपने देश में ही इंडिजीनियस इंजन का निर्माण करेंगे, ठीक है, फॉर पावरिंग एयरक्राफ्ट, जैसे कि LCA वेरिएंट्स, इसके अलावा AMCA किसके साथ में एसोसिएशन करके, एन इंटरनेशनल इंजन हाउस के साथ। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैड बीन टॉक्स विद द लीडिंग इंजन मैन्युफैक्चरर्स। आप यदि देखोगे तो हमारे यहाँ पर कौन है इस मामले में लीडिंग लिए हुए, DRDO। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सेंट्रल एशिया डायलॉग फ्रॉम टुडे। सेंट्रल एशिया डायलॉग चालू होने वाला है आज से। 5 फॉरेन मिनिस्टर रीच दिल्ली गिविंग ए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड OIC मीटिंग ए स्किप। OIC की मीटिंग को सब लोग स्किप कर दिए हैं और यहाँ पर आ गए हैं दिल्ली बैठक में भाग लेने के लिए। तो एस जयशंकर विल होस्ट द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग ऑन संडे। संडे के दिन इसको होस्ट कौन करेगा, एस जयशंकर, विथ 5 फॉरेन मिनिस्टर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये लोग आए हैं दिल्ली में अहेड ऑफ 1 डे कॉन्फ्रेंस। एक दिन का कॉन्फ्रेंस है ये। द कॉन्फ्रेंस विच मार्क द 3rd एडिशन ऑफ द डायलॉग। अभी तक देखा जाए तो ये 3रा एडिशन है इस प्रकार के डायलॉग का, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है फोकस होगा किस पर के, ट्रेड में और कनेक्टिविटी टू द रीजन एज वेल एज डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान ईस्टान। ट्रेड में फोकस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फोकस रहेगा कनेक्टिविटी में, अपने जो भी रीजन है उनको हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट विल बी प्लान्स टू इंटेंसिफाई डिस्कशन ऑन द चाबहार पोर्ट रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया विच हैज़ नॉट बीन एक्यूटलाइज येट। चाबहार पोर्ट के बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको हासिल होने वाली है कि आखिर इसमें क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तजाकिस्तान की रिलेशन को यहाँ पर बताया जा रहा है। ताजिक गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी इंडिया की कीप इट्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन द दुशांबे एयरपोर्ट ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर द तालिबान टेक ओवर इन अगस्त व्हेन द IAF हैड एयरलिफ्टेड 565 इंडियन और अफगान माइनॉरिटी फ्रॉम द काबुल। तो हम यहाँ अपने हवाई जहाज़ को कहाँ रखे थे, ये तजाकिस्तान में रखे थे जब तालिबान का राज हुआ था अफगानिस्तान में। आगे वाली जो न्यूज़ है वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड है। नानावती की डेथ हो गई है। ही इन्वेस्टिगेटेड द गोधरा एंड एंटी सिख रिवोल्ट। इनको जाना जाता है गोधरा और जो एंटी सिख दंगे हुए थे ना उस टाइम में इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन किया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस गिरीश ठकराल नानावती रिटायर्ड हैं। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था 1984 के एंटी सिक्स और 2002 के गोधरा दंगों के। उनकी डेथ हो गई है, 86 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। कार्डियक फेलियर होने के कारण 1:15 बजे इनकी डेथ हुई थी 18 दिसंबर गुजरात को। फैमिली मेम्बर्स ऐसा कहना। जस्टिस नानावती इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1935 को
was enrolled as an advocate in Bombay High Court on फरवरी 11 1958। पहली बार वकील के रूप में बम्बई हाई कोर्ट में ये 11 फरवरी 1958 को शामिल हुए थे। फिर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था परमानेंट जज के रूप में गुजरात हाई कोर्ट में, कब? 19 जुलाई 1979। इसके बाद ट्रांसफ़र हो गया उड़ीसा हाई कोर्ट 14 दिसंबर 1993। He was appointed as the Chief Justice of Odisha High Court with effect from 31 जनवरी 1994। उड़ीसा के ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। इसके बाद इनका ट्रांसफ़र हुआ एज चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन 28 सितंबर 1994। जस्टिस नानावती वाज अपॉइंटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज विद इफेक्ट फ्रॉम द 6 मार्च 1995 एंड रिटायर्ड ऑन 16 फरवरी 2000। जस्टिस नानावती और अक्षय मेहता हैड इन 2014 सबमिटेड देयर फाइनल रिपोर्ट ऑन 2002 रिपोर्ट टू देन गुजरात चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल। इन्होंने गुजरात में एक जो दंगा हुआ था ना, उसकी रिपोर्ट इन्होंने दी थी 2014 में 2002 के रिपोर्ट की, इसको गुजरात चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल को। 1000 पीपुल मेनली फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी वर किल्ड इन द वायलेंस। इस समय में ऐसे लोग जो कि माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं, लगभग 1000 लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम।